दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता क्या है। उसके बाद सिक्योरिटीज हमारी जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, उसके बाद फिर टैक्सेबिलिटी इनकी किस तरीके से की जाती है, मतलब कौन सा अमाउंट हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल करते हैं हम। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट हम लोग इसी वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। इसके पहले लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो वहां पर हमने टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने वाला वीडियो और उसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के वहां पर पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि सिक्योरिटीज जो होती है वो होती क्या है एक्चुअल में। तो सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योरिटीज मीन्स अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग द डेट टेकन बाय अ गवर्नमेंट और सम अदर अथॉरिटी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो कोई भी डेट अगर गवर्नमेंट ने लिया हुआ है या फिर किसी और अथॉरिटी ने लिया हुआ है, जैसे कोई कंपनी हो गई, तो वो जो भी आपसे डेट ले रही है तो उस डेट के लिए वो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करके देती है जिसको हम बोलते हैं इन जनरल टर्म्स सिक्योरिटी। और जब भी कोई भी आपसे डेट ले रहा है तो इसका मतलब वो आपको क्या पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। जैसे अगर आप बैंक जाते हो और आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो उसको बैंक को। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी डेट सिक्योरिटी अगर इशू कर रही है या फिर किसी कंपनी ने इशू करके दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। यहीं पर अगर मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी उसमें अगर आपने मान लीजिए किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब ये प्रेफरेंस भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है, तो फिर आपको क्या रिसीव होता है, आपको फिर वहां पर रिसीव होती है डिविडेंड इनकम। लेकिन अगर आपने डेट सिक्योरिटीज में किसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो डिविडेंड इनकम की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर के देख लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की, कि अगर आपको किसी डेट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो वो किस तरीके से टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में, बहुत शॉर्ट में इसको करेंगे। जो इंटरेस्ट होता है वो आपका जो भी अक्रू होता है या ड्यू होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड डेट पे ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 जून को, ठीक है, क्वार्टरली अगर मान लीजिए कि अक्रू हो रहा है तो 1 जून को हो गया, उसके बाद फिर इसके 3 महीने बाद 1 को हो गया, तो जो फिक्स डेट इनकी होगी उसी डेट पर ही ये ड्यू होंगे, अक्रू होंगे, उसके पहले ये आपको पेमेंट इनका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अक्रूज ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट विच आर मेंशन्ड ऑन द सिक्योरिटी। तो जो भी आपको उसमें डॉक्यूमेंट मिल रहा है, जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, उनमें वो डेट मेंशन रहती है, साथ में परसेंटेज भी वहां पर मेंशन रहता है कि कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट वहां पर मिलेगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड कैश और मर्केंटाइल, यानी कि अक्रूवल मेथड। तो जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसमें आप कैश मेथड भी यूज कर सकते हो। कैश का मतलब कि जब आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव होगा तब आप उसको अपने अकाउंट्स में दिखाओगे। दूसरा मेथड होता है कि जिस दिन वो ड्यू हो गया उसी दिन आप उसको अपने बुक्स में मेंशन कर देते हो, तो ये होता है अक्रूवल बेसिस या फिर मर्केंटाइल बेसिस। इसके बाद दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बोले वेयर नो मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी, द इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू दो इट मे बी रिसीव्ड लेटर। तो अगर मान लीजिए कि आपका अपना कोई अकाउंटिंग मेथड है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई अकाउंटिंग का मेथड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जिस दिन आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसी दिन हम उसको उस प्रीवियस ईयर की इनकम में मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 22 ये प्रीवियस ईयर आपका चल रहा था। अब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए कि कोई अकाउंटिंग मेथड अपना नहीं इंप्लॉय किया हो, तो उस केस में अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो इस प्रीवियस ईयर में ड्यू हो रहा है, तो इस प्रीवियस ईयर में अगर आपका ड्यू हो गया है तो हम उसको इसी प्रीवियस ईयर की इनकम में उसको ऐड कर देंगे। चाहे आपको रिसीव हो सकता है 22 से लेकर के 23 के प्रीवियस ईयर में या फिर 23 से लेकर के 24 के प्रीवियस ईयर में। तो जब भी आपको रिसीव हो इससे हमको मतलब नहीं, जिस दिन ये ड्यू हो गया उसी प्रीवियस ईयर के इनकम में ये ऐड हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं कि जिस टाइम पे ड्यू होता है उस टाइम पे रिसीव भी हो जाता है ये, क्योंकि इंटरेस्ट है तो ये कंपलसरी पेमेंट होता है, गवर्नमेंट कोई भी कंपनी इसका पेमेंट कर ही देती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर द एसएससी अडॉप्ट्स कैश सिस्टम, ठीक है, कैश बेसिस पे अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो द इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड ऑन रिसिट बेसिस। रिसिट बेसिस का मतलब है कि जब आपको ये रिसीव होगा तब आप इसको टैक्सेशन में उसमें अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करोगे। इफ द इंटरेस्ट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन दैट ईयर इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर व्हेन इट हैज बिकम ड्यू ओनली। तो अगर आप कैश सिस्टम अपनी अकाउंटिंग में यूज करो तो जब आपको रिसीव होगा तब आप इसको टैक्स करोगे। अगर आप अक्रूवल बेसिस अपने अकाउंटिंग में यूज करो तो जब ये ड्यू होगा तब आप इसको टैक्स उसमें टैक्सेशन में डाल दोगे, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले करके टैक्सेबल कर दोगे। तो यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स थे, ये हम लोगों के इतना रेलिवेंट हम लोगों के लिए नहीं है, ये बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया।
इसके बाद कुछ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको दिए गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। क्या है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी को खरीदा या बेचा है दो इंटरेस्ट की डेट्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन द सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड बिटवीन टू इंटरेस्ट डेट्स, द ट्रांजेक्शन इज आइदर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, whatever be the nature of the transaction, the interest on security be regarded as wholly the income of the person who happens to be the owner at the time when the interest becomes due। तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट की डेट ये थी, दूसरी इंटरेस्ट की डेट हमारी ये थी, इनके बीच में अगर आपने किसी भी सिक्योरिटी को सेल ऑफ किया है या फिर परचेज किया है तो उसको हम बोलेंगे कम इंटरेस्ट या फिर एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। दूसरी चीज यहाँ पर जाने वाली आपके लिए ये है कि जिस टाइम पे इंटरेस्ट मान लीजिए ड्यू हो रहा है, तो ड्यू होने के टाइम पे जो भी उस सिक्योरिटी का ओनर होगा, जैसे मान लीजिए कि पर्सन ए यहाँ पर था, तो अगर इस ड्यू होने के टाइम पे अगर ये था और रिसीव होने के टाइम पे मान लीजिए कि जिस टाइम पे रिसीव हुआ, क्योंकि ड्यू होने में और रिसीव होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम गैप यहाँ पर हो, तो जिस टाइम पे ड्यू हुआ तो उस टाइम पे ओनर ये था, और जिस टाइम पे रिसीव हुआ इसने सेल कर दिया मान लीजिए कि पर्सन बी को, तो रिसीव किसने किया, पर्सन बी ने किया। तो हमको इससे मतलब नहीं कि रिसीव किसने किया है, जिस टाइम पे ड्यू हुआ था उस टाइम पे ए ओनर था, तो ए की इनकम में वो जाकर के इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, उसने बाद में उसको रिसीव चाहे कोई भी करे, इससे हमको मतलब नहीं है। जो ड्यू हुआ था, जो उस टाइम पे ओनर था, उसी की इनकम यहाँ पर मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कमीशन ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपने जो सिक्योरिटी खरीदी है या बेची है उस पर अगर आपने कोई भी कमीशन का पेमेंट किया है तो क्या कमीशन हमारी डिडक्ट होगी? तो कोई भी कमीशन का पेमेंट अगर आपने किया है परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटी के टाइम पे, तो दैट कमीशन विल नॉट बी डिडक्टेबल। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। कमीशन और एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर नॉट डिडक्टेबल। इसके बाद यहाँ पर बोले सच एक्सपेंसेस पेबल एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर मान लीजिए कि कमीशन आपने परचेज के टाइम पे पेमेंट किया है तो वो आप क्या करोगे, आप उसकी कॉस्ट में उसको इंक्लूड कर दोगे। जैसे मान लो कि आपने 1000 रुपए की सिक्योरिटी यहाँ पर खरीदी है और 50 रुपए आपने कमीशन यहाँ पर पेमेंट किया था। 1000 रुपए की सिक्योरिटी खरीदी, 50 रुपए आपने कमीशन पे किया, तो आप ये कहोगे कि आपको जो सिक्योरिटी पड़ी वो 1050 रुपए की पड़ी, मतलब आपने क्या किया, आपने उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। दूसरी चीज, अगर आपने सेल करने के टाइम पे यहाँ पर कमीशन का पेमेंट किया है, तो अगर आप सेल करने के टाइम पे कमीशन का पेमेंट करते हो तो आप उसको डिडक्ट कर देते हो फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए कि आपने इस जो ये वाली थी क्या कहते हैं सिक्योरिटी, ये आपने सेल करी 1500 रुपए की, ठीक है, 1500 रुपए की सेल करी और आपने 20 रुपए का इसपे कमीशन यहाँ पर पे कर दिया, ठीक है, 1500 रुपए की बेची और 20 रुपए का कमीशन आपने इस पे पे किया, तो आप ये कहोगे कि आपको ये सिक्योरिटी पे कितना मिला है, आपको सिक्योरिटी में मिला है 1480 रुपीज। 1500 रुपए की सेल करी, 20 रुपए का कमीशन पे कर दिया, यानी कि 1480, 1480 रुपए आपको रिसीव हुए। तो परचेज के टाइम पे उसकी कॉस्ट में इंक्लूडेड, सेल के टाइम पे उसके सेलिंग प्राइस से माइनस। इसके बाद लास्ट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए सिक्योरिटी जो होती है वो दो तरीके के आप दिखाते हो, दो तरीके से उसको टैक्सेबल करते हो। जैसे हमने डिविडेंड के केस में बात करी थी, अगर आपका बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग का है नॉर्मली, ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो और आपका बिजनेस ही है सिक्योरिटी को परचेज और सेल करना, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपको मिल रहा है वो आपकी क्या हो जाती है, बिजनेस इनकम हो जाती है। यानी कि ये बिजनेस इनकम आप कहां पर दिखाओगे, पीजीबीपी हेड के अंदर में आप इसको दिखाते हो। दूसरा होता है अगर आप एज एन इन्वेस्टर इसको आपने किया हुआ है, तो अगर आपने एज एन इन्वेस्टर आप इसको शो किया हुआ है तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर टैक्सेबल होती है। अब देखिए क्या होता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की तरह इसको होल्ड किया होता है, ठीक है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तरह इसको होल्ड किया और आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको दिखाया हुआ है, तो अगर आप इसको सेल या पर वो कर रहे हो, मतलब आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है सेल पे, तो वो आपके कैपिटल गेन्स हेड के अंदर में जाता है। बात को ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो आपको मिल रहा है वो तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने सिक्योरिटी को सेल कर दिया और आपको उस पर प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका टैक्सेबल किस में होगा, कैपिटल गेन्स हेड के अंदर में होगा, क्योंकि आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको दिखाया था, ठीक है, कैपिटल गेन्स के अंदर में वो टैक्सेबल होगा। अगर लॉस होता है तो वो आपका कैपिटल गेन का ही लॉस होगा। लेकिन अगर आपने उसको एज एन बिजनेस इनकम यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, अगर आपने उसको बिजनेस के तरीके से दिखाया हुआ है, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट आपका पीजीबीपी हेड के अंदर में यहाँ पर जाएगा। तो दो चीजें निकली, अगर आपने ट्रेडर की तरह रखा हुआ तो आपकी बिजनेस इनकम हुई, आपने पीजीबीपी हेड के अंदर में उसको दिखाया, तो अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है सेल में, उस पे सेल पे, तो वो भी आपका बिजनेस इनकम में ही जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाया है तो इन्वेस्टमेंट में आपका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टैक्सेबल होगा। दूसरी चीज, अगर आप उसको सिक्योरिटी को सेल करते हो तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका जाएगा कैपिटल गेन्स हेड के
अंदर में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी की, कितने टाइप की सिक्योरिटी आपकी होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर अटेंड करने वाले हो, क्योंकि वहां पर आपको सिक्योरिटी का नाम दे दिया जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो टैक्सेबल है या फिर वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आपका क्वेश्चन वहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली चार तरीके की आपको देखने को मिलती है। एक होती है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दूसरी होती है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीसरी होती है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट का मतलब कमर्शियल सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी या फिर टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और फोर्थ होती है हमारी लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो चार तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं, एक एक करके सबको डिटेल में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आती है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो फुली एग्जेम्प्ट यहाँ पर है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग सिक्योरिटी बॉन्ड्स डिपॉजिट एटसेट्रा इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अगर आपको ये जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट हो गया, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स हो गए। तो ये मैं पूरा आपको एक एक करके पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप इसको पॉज करके यहाँ पर एक बार रीड कर लो। ये जितने भी हैं लिस्ट आपको दी गई यहाँ पर और आगे भी यहाँ पर, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे इनका नाम अगर दिख जाए तो चुपचाप से इसको एग्जाम करके वहीं पर आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में मेंशन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि गायब कर दीजिए, क्वेश्चन में आप इसको मेंशन करके वहां पर लिख दीजिए एग्जेम्प्ट, क्योंकि इस पे कोई भी टैक्स आपका नहीं पड़ रहा है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये फुली क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई भी टैक्स आपको इस पे नहीं करना। इसी तरीके से हमारी यहाँ पर भी आती है ये सारी की सारी, ठीक है। जैसे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट हो गया, तो इसमें मैक्सिमम अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसमें 3500 रुपए, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें मैक्सिमम 7000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। उसके ऊपर अगर जाएगा फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। और फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द वेलफेयर कमिश्नर ऑफ भोपाल गैस विक्टिम्स इन द रिजर्व बैंक। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, ये फुली एग्जेम्प्ट है, इन पे कोई भी इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेकंड, यानी कि लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ये क्या, यहाँ पर ये टैक्सेबल होंगी। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी फुली एग्जेम्प्ट थी, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये टैक्सेबल तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटता, नो टीडीएस। जैसे मैंने आपको बताया था डिविडेंड वाले केस में, जब डिविडेंड आपको कोई डोमेस्टिक कंपनी पे करती है और उसका अमाउंट अगर 5000 रुपए को एक्सीड करता है, तो उस केस में वो डोमेस्टिक कंपनी आपकी डिविडेंड इनकम पे क्या करती है, 10% का टीडीएस उड़ा देती है। तो इसके बाद फिर हम लोग इसको ग्रॉस अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने इनकम में नेट अमाउंट को नहीं दिखाते, हम अपने ग्रॉस अमाउंट को दिखाते हैं, और बाद में हम उसकी टैक्स लाइबिलिटी से अपने उसको टीडीएस को रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर कोई मिली है, ठीक है, जो कि कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों गवर्नमेंट अगर कोई इशू कर रही है तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए एक पहचानने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये वाले जो हैं ये तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे जितने भी हैं, ठीक है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितनी भी है इनके तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ये एक बार आपको नाम जितने भी हैं सारे के सारे लिस्ट पूरी याद हो गई। इसके बाद कोई भी सिक्योरिटी में अगर लिखा हुआ है कि इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो कौन सी है, वो है आपकी लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, टैक्सेबल यहाँ पर होती है, बट उनपे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। तो अगर टीडीएस यहाँ पर नहीं कटा है तो फिर आप उसको ग्रॉसअप भी नहीं करोगे। ग्रॉसअप करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ग्रॉसअप कैसे करते हैं। अगर आपको मान लो यहाँ पर जैसे 6000 रुपए का इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है, 6000 रुपए का इंटरेस्ट अगर आपको मिला हुआ है और उस पर 10% का टीडीएस कट रहा था, तो आपके हाथ में कितना रुपए आएगा, 600 रुपए। ये 6000 में से 600 रुपए यानी कि 10% ये टीडीएस कट जाएगा, आपके हाथ में आएगा 5400 रुपीज। और ये 5400 होता है आपका नेट अमाउंट, और ये होता है आपका ग्रॉस अमाउंट। तो आप अपनी इनकम में ग्रॉस अमाउंट को इंक्लूड करते हो, इनकेस अगर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया है वो अगर नेट अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है, तो नेट अमाउंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस अमाउंट में। नेट अमाउंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्रॉस अमाउंट में। कन्वर्ट करने का तरीका अभी आगे भी दिखा देंगे, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि 5400 आपने जैसे लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टीडीएस, यानी कि 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 90। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकलेगा 6000 रुपए, ठीक है। तो इसको सॉल्व आप अगर करेंगे तो ये 6000 रुपए निकलेगा, 9650, हाँ 6000 रुपए, ठीक है। तो ये होता है ग्रॉसिंग अप, इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो टैक्सेबल तो है, लेकिन उन पे कोई टीडीएस नहीं कट रहा है। तो जब टीडीएस यहाँ पर कटा ही नहीं है तो फिर ग्रॉस अप करने की बात ही कहाँ से आएगी,
तो ये आपका जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आप इस पे पेमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन इसमें देखिए कि एक्सेप्शन भी यहाँ पर हमको दी गई है। एक्सेप्शन क्या बोलती है? टैक्स शेल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 इफ द इंटरेस्ट पेबल एक्सीड्स ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी टैक्स होगा वो डिडक्ट होगा एट सोर्स। मतलब अभी हमने ऊपर बात करी थी कि टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लेकिन टीडीएस कट भी सकता है अगर वो क्या है, सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 पे आपको इंटरेस्ट मिला है और वो एक्सीड कर रहा है 10,000 रुपए को। अगर 10,000 रुपए से कम है तो फिर नो टीडीएस, 10,000 को एक्सीड कर गया तो उस केस में वहां पर टीडीएस कटेगा। उसका रेट अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि कितना है, नॉर्मली 10% होता है। इसके बाद थर्ड हमारा टाइप आता है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होने वाली है, टैक्स फ्री होने वाली है। अब टैक्स फ्री होने का मतलब देखिए पूरी तरीके से टैक्स फ्री नहीं होता है, अभी समझेंगे आगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि इशू कौन कर रहा है इसको, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इन द फॉर्म्स ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। दूसरी चीज मैंने आपसे ये कहा कि ये टैक्स फ्री लिखा तो हुआ है लेकिन ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री नहीं होती। टैक्स फ्री ना होने का मतलब ये है कि आपके हाथ में जाकर के तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो कंपनी या जो गवर्नमेंट आपको पेमेंट कर रही, जो भी लोकल अथॉरिटी आपको पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उस पे क्या करते हैं ये लोग, टीडीएस का डिडक्शन कर लेते हैं। अब बात को समझेगा, यहाँ पर बोल रहे हैं देखिए, these are not exactly tax free because tax due is payable by the company or local authority or corporation concerned, but they are called tax free because the assessee has not to pay tax on it from his own pocket। तो यहां पर इसका मतलब ये निकला कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिला है और वो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है तो आपको तो टैक्स का पेमेंट वहां पर नहीं करना, लेकिन जो भी कंपनी या जो भी लोकल अथॉरिटी आपको वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, वो सिक्योरिटी पे दे रही है इंटरेस्ट, वो यहाँ पर टीडीएस का डिडक्शन कर लेती है और आपके बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को यहाँ पर पेमेंट करती है। मतलब आपने नहीं पे किया, आपके बिहाफ पे किसने पे किया, कंपनी ने पे किया। जैसे हमने डिविडेंड इनकम में बात करी थी, डोमेस्टिक कंपनी 10% का टीडीएस काटती है, तो वो एक तरीके से क्या करती है, वो टैक्सेबल तो होता है लेकिन आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। वो क्या होता है, कंपनी अपने बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे वहां पर पेमेंट कर देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला था, टैक्स पेड बाय द कंपनी ऑन दिस इंटरेस्ट इज डीम्ड टू हैव बीन पेड ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी। ठीक है, असेसी के बिहाफ पे पेमेंट होगा, ये हम वहां पर मान लेंगे। हेंस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन एनी इंटरेस्ट ड्यू टू एन असेसी इज एडेड अप इन हिज इंटरेस्ट इनकम, दैट इज, क्या होगा इसका मतलब, क्रॉसिंग अप कर देना। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिया था कि 6,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट बना, 600 रुपए का टीडीएस आपने पे कर दिया, यानी कि आपके हाथ में कितना रुपए गया, 5400 रुपीज यहाँ पर आपके हाथ में आएगा। और ये 5400 क्या है, ये नेट अमाउंट है, ये हमारा ग्रॉस अमाउंट है। तो यहां पर क्या होगा कि आपके हाथ में जो नेट अमाउंट आया, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, जो टीडीएस का पेमेंट हुआ है, ये टीडीएस के पेमेंट को हम वापस से ऐड बैक कर देंगे, यानी कि 600 रुपए हम इसमें से वापस ऐड कर देंगे और इसको बना देंगे हम 6,000 रुपए। और ये 6,000 रुपए हम कहाँ ऐड करेंगे, अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाकर के इसको ऐड कर देंगे, ये 6,000 रुपए। इसको हम बोलते हैं ग्रॉसिंग अप करना। ठीक है, ये मैंने आपको अभी सिखाया था ना, ग्रॉसिंग अप कैसे करते हैं, 5400 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टीडीएस, यानी कि 90। तो इससे करके भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि जो भी टीडीएस कटा है उस टीडीएस को ही आप ले जाकर के ऐड कर दो अपने नेट अमाउंट में। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं दैट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी ऑन दिस इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल टैक्स पेबल बाय द असेसी। तो ये चीज मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी, डिविडेंड इनकम वाले में, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। आपका ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर था 6,000 रुपए, 600 रुपए का आपने क्या किया, इस पे टीडीएस पेमेंट कर दिया, 5400 रुपीज आपका नेट अमाउंट यहाँ पर बना। अब यहाँ पर आपके हाथ में तो ये टैक्स फ्री है, लेकिन कंपनी क्या करेगी, आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगी। मतलब ये 600 रुपए कंपनी ने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। तो जब आप अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको ऐड कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है जो भी आपका नेट अमाउंट आपको मिला वो प्लस जो भी टीडीएस आपने दे दिया वो। तो आपको ये पता चल गया कि 6,000 रुपए मैंने अपने इनकम में ऐड कर दिए। अब ये इनकम पे ऐड करने के बाद आपने क्या किया, अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, पीजीवीपी, सैलरीज, इन सबको टोटल किया। फिर आपने निकाला अपनी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शन लेस करके आपने टोटल इनकम निकाला। टोटल इनकम निकाल के आपने क्या किया, अपना टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट किया। जो भी आपका टैक्स बन रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो कि आपका टैक्स यहाँ पर बना 12,000 रुपए का, तो ये 12,000 रुपए में से आप अपना जो भी आपने टीडीएस का पेमेंट किया था उसको आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, यानी कि 12,000 माइनस 600 रुपए, तो यानी कि 11,400 रुपए का पेमेंट अब आपको गवर्नमेंट को करना है, ना कि 12,000 रुपए का। बात समझे आप, आपकी जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसमें से आपने अपना टीडीएस का अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट कर दिया, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी, मतलब आपके बिहाफ पे कंपनी ने वो ऑलरेडी पे कर दिया था, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा
रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गई बात हमारे टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। इसके बाद लास्ट हमारा टाइप आता है लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। तो लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से सीधे से आप समझ गए कि क्या है, ये टैक्सेबल होंगी। जो अभी हमने टैक्स फ्री अगर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बात करी, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी लगता है। यहाँ पर भी वही ग्रॉसिंग अप होगा, यहाँ पर भी वही टीडीएस कटेगा, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, income tax is deducted at source on the amount of interest calculated at the percentage stated on the security, and the balance amount of the interest left after deduction of the aforesaid income tax is paid to the security holder। मतलब कि नेट अमाउंट जो होगा वो सिक्योरिटी होल्डर को यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हमको बताए गए कि अगर मान लीजिए कि आपको रेट परसेंट में क्वेश्चन में दिया रहता है तो आपको उसको ग्रॉस अप नहीं करना है, लेकिन अगर नेट अमाउंट आपको दे दिया जाता है तो आपको उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है 5%, यहां पर इस तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है, इन्वेस्टेड इन 5% लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टेड इन 5% लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और अमाउंट यहां पर मान लीजिए दे दिया जाता है 1,00,000 रुपए। मतलब कि आपने 1,00,000 रुपए का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है इनटू द सिक्योरिटीज, और वो कौन सी है, 5% लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई भी नाम वहां पर वो लिख सकते हैं उसका। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए परसेंटेज में दिया और आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बता दिया। तो जब आप 5% पे इसको ये कैलकुलेट करोगे तो 1,00,000 का 5% कितना निकलेगा, 5,000 रुपए। तो ये तो सीधे सीधे खुद ही ग्रॉस्ड अप है ना। अगर आपको परसेंट में उसे परसेंटेज में दे दिया जाता है तो ये क्या है, ये ग्रॉस्ड अमाउंट ही यहाँ पर है। लेकिन अगर यहाँ पर नेट अमाउंट आपको दे देते हैं कि 5%, इस तरीके से लिखा, मान लीजिए कि 5% लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और यहाँ पर आपको अमाउंट ही बता दिया 5,400 रुपीज, इस तरीके से करके। तो अगर आपको यहाँ पर अमाउंट दे देते हैं, अगर ये परसेंटेज दें चाहे ना दे, अगर आपको अमाउंट यहाँ पर दे दिया गया है तो इसका मतलब कि वो नेट अमाउंट है और नेट अमाउंट को आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। तो कंक्लूड अगर किया जाए तो आप समझ के चलो कि अगर आपको रेट परसेंट में दिया है, यानी कि परसेंटेज में अगर दे दिया जाता है, तो फिर आपको उसको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसी परसेंटेज को उसमें कैलकुलेट कर लो, वो ग्रॉस अमाउंट ही होता है। लेकिन अगर आपको नेट अमाउंट दिया जाता है तो फिर आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं इन एनी केस इट इज अ ग्रॉस अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एन असेसी। तो आपको ये पता चल गया कि जो भी हो, चाहे कोई भी हो, इधर हो उधर हो, कोई भी कंडीशन हो, अल्टीमेटली आपका ग्रॉस अमाउंट ही आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के आप टैक्सेबल करोगे। इसके बाद यहाँ पर रूल्स फॉर ग्रॉसिंग अप हमको बताया गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ओनली द इंटरेस्ट ऑन द टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर ग्रॉस्ड अप एंड द इंटरेस्ट ऑन ऑल द अदर सिक्योरिटीज इज नॉट ग्रॉस्ड अप। तो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे दिया जाता है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपको अगर क्वेश्चन में 5%, 6% इस तरीके से करके अगर आपको दिया हुआ रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। बाकी की जितनी भी सिक्योरिटी उनको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पर ग्रॉस अप होती हैं। तो इसको अगर आप समझोगे तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी is always grossed up whether it is rate percentage is given or the amount received is given। तो अभी हमने ये देखा था यहाँ पर कि अगर आपको रेट परसेंट में दिया जाता है तो आपको उसको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, अगर नेट अमाउंट दिया जाता है तो फिर आप उसको ग्रॉस अप करते हो। लेकिन अगर ये क्या है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो चाहे रेट परसेंट में दे चाहे वो आपको नेट अमाउंट रिसीव दे, आपको उसको ग्रॉस अप करना ही पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट में बोले इंटरेस्ट ऑन लेस टैक्स सिक्योरिटी इज ग्रॉस्ड अप ओनली व्हेन द अमाउंट रिसीव्ड इज गिवन। क्योंकि अगर आपको परसेंटेज में दिया जाता है तो वो ऑलरेडी ग्रॉस्ड अप होता है। तो अगर अमाउंट रिसीव्ड नेट आपको अमाउंट आपको दे दिया तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टीडीएस के रेट दिए गए फॉर द असेसमेंट ईयर 22 to 23। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 22 to 23 होगा, असेसमेंट ईयर 2022 to 23। ठीक है, तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगर आपका ये नॉर्मली देखिए सब में 10% का ही है, 5% सिर्फ इसमें है, 5% है हमारा इंश्योरेंस कमीशन पे। ठीक है, और इसके बाद 10% यहाँ भी 30% देखिए कहाँ पर है, 30% हमारा होता है ये विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स और क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम और एनी अदर सॉर्ट ऑफ इनकम। मतलब अगर गैम्बलिंग या फिर कोई भी तरीके की बेटिंग में अगर आपने जीता हुआ है वो, तो उस पर टीडीएस का रेट हमेशा 30% ही होता है। ठीक है, तो ये कैजुअल इनकम से मार आता है, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया भी था ये।
तो कैजुअल इनकम्स में आता है बेटिंग या क्रॉसवर्ड पजल, ये सब आपका अगर गैम्बलिंग में आप लगा रहे हो तो 30% का टीडीएस इन पे कटेगा, 5% का कमीशन ये इंश्योरेंस कमीशन पे, बाकी सब पे कितना टीडीएस है 10% का। और अगर कंपनी की बात करें हम लोग डोमेस्टिक कंपनी की, तो उसमें भी 10% ही है, 30% यही सेम इसके लिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल और रेस हॉर्सेज। तो सेम है 10%, 30% और 5%। 5% इंश्योरेंस कमीशन के लिए, 10% जनरली सबके लिए, और 30% सिर्फ किसके लिए होगा, बेटिंग या गैम्बलिंग के जो भी इनकम है हमारी कैजुअल इनकम, उस केस में होगा। और ये चीज इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई होती है और डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी अप्लाई होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मूला फॉर ग्रॉसिंग अप दिया है कि किस तरीके से आप इसको ग्रॉस अप कर सकते हो। कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप किस तरीके से करते हो, जो भी नेट अमाउंट आपने रिसीव किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से और डिवाइड कर दो उसको 100 माइनस जो भी टीडीएस का रेट यहाँ पर था। तो आप क्या करते हो, नेट अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस। बस आपको टीडीएस का रेट पता होना चाहिए, आप उसको ग्रॉस अप कर लोगे। अगर 10% है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90, अगर 30% है तो 100 माइनस 30 यानी कि 70, और अगर 5 है तो वो 95। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या था, उस पर क्यों ग्रॉस अप हम करेंगे जब वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट, इसको ग्रॉस अप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी थी यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेस टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऊपर हमने देखा था टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि पूरी की पूरी एग्जाम थी, तो ग्रॉसिंग अप की बात ही नहीं आई। दूसरा हमारा होता है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर क्या है, ये टैक्सेबल तो होती थी लेकिन यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं करता था। मैंने आपको बताया था ना, अगर टीडीएस नहीं कट रहा है तो ग्रॉसिंग अप की बात ही नहीं आएगी वहां पे। तो यहाँ पर ये टैक्सेबल तो होती थी लेकिन इन पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है, तो यहाँ पर नॉट टू बी ग्रॉस अप। लेकिन आपको ध्यान होगा सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003, इन पे क्या होता था कि 10,000 को अगर अमाउंट एक्सीड कर रहा होता था तो उस केस में आपको इस पे टीडीएस काटना पड़ता था। तो यहाँ पर टीडीएस का जो इनका रेट था वो 10% था, तो इसलिए जो ग्रॉसिंग आप करोगे वो कैसे करोगे, जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है जो कि क्या है नेट अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 90, वही चीज है। नेट अमाउंट जो आपने रिसीव किया मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टीडीएस, और टीडीएस का रेट यहाँ पर 10% होता है। तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अमाउंट अगर जो इंटरेस्ट का है वो एक्सीड कर रहा है 10,000 को, तभी आप ये काम करोगे। अगर 10,000 को एक्सीड नहीं करता है तो उस केस में उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटा है, और अगर टीडीएस यहाँ पर नहीं कटा है तो उस केस में ग्रॉसिंग अप की बात नहीं आती। इसके बाद थर्ड यहाँ पर है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऑफ अ लोकल अथॉरिटी और द कॉर्पोरेशन और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो इसमें भी वही सेम, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, यानी कि अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें भी क्या है 100 डिवाइडेड बाय 90 सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, जिसमें कि क्या होता है विनिंग जो आपने रिसीव करी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, 70 इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनका जो टीडीएस का रेट था वो कितना था 30% का था। तो 30% का मतलब है कि 100 माइनस 30 यानी कि 70, तो आपको उसको 70 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई और अगर आपको मिलता है तो आपको पता है कि कितना आपको करना है, क्योंकि टीडीएस के रेट पे ही यहाँ पर डिपेंड करेगा ये। मैंने आपको बताया ना कि सब में यहाँ पर 10-10% ही है, तो आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। 5% सिर्फ इसके लिए है इंश्योरेंस कमीशन के लिए, और 30% हमारा किसके लिए, रेस हॉर्सेज और क्रॉसवर्ड पजल की जितनी भी कैजुअल इनकम है उनके लिए 30%, बाकी सबके लिए यहाँ पर 10% का टीडीएस रेट दिया हुआ है। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है कंपनी का केस। तो कंपनी के केस में भी आपको पता है कि 10% का टीडीएस का रेट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। और अगर अदर सिक्योरिटीज में आप जाते हो तो उसमें भी यही चीज होगा, सिर्फ ये इसमें यहाँ पर चेंज हो जाएगा 100 माइनस ये 100 डिवाइडेड बाई 70 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट था, उसकी टैक्सेबिलिटी थी, उसके टाइप्स थे, ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए। कहीं पे किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।